हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग फंक्शंस का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 3 तक हमने रेंज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। आज लेक्चर 4 में हमें फर्दर कुछ और रेंज के कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन इस तरीके से दिया है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, सपोज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो px प्लस क्यू फॉर्म का। इस तरीके से न्यूमरेटर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म है, इसकी हमें रेंज निकालना सीखना है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, पहले अगर इस फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी ऑल रियल एक्सेप्ट वन। ऑल रियल एक्सेप्ट वन। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो वो 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन की डोमेन डायरेक्टली क्या हो जाएगी? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो देखो ज़रा, इस तरह के फंक्शंस की लीनियर अपॉन लीनियर की हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं? क्या करो, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2। एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हमें क्या करना है? सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आना है। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2, सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों टर्म्स में जो है x कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू वाई माइनस 3। और जो बाकी दो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसे हम लोग वापस राइट साइड ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? y प्लस 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3। y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3। तो हमने क्या किया, हमारा जो इनिशियल फंक्शन था वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का था, कि लेफ्ट हैंड साइड में y था और राइट हैंड साइड में कोई x का फंक्शन दिया होता। अब हमने क्या कर दिया, इसे कुछ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में y का फंक्शन दिया हुआ है। अब ये जो फंक्शन बना x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन निकालूंगा, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ओरिजिनल फंक्शन की क्या होगी? रेंज। क्योंकि हमने x और y को चेंज कर दिया है। पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, अब x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। तो इस फंक्शन की अगर हमने डोमेन निकाल ली तो वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन की, जो हमारा क्वेश्चन है, उसकी क्या हो जाएगी? रेंज। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ये इसकी डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन की। क्यों? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है? 3 पे। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, सॉरी डोमेन क्या आ गई हमारे पास? y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। तो यही क्या होगा? हमारा ओरिजिनल फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया था, तो हमने उसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिखा और उस फंक्शन की डोमेन निकाल दी। तो उस फंक्शन की डोमेन हमारे ओरिजिनल फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लीनियर अपॉन लीनियर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो जो न्यूमरेटर है वो कुछ लीनियर होगा पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म का, और डिनोमिनेटर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की। तो इस तरह के फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए भी हमें फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम होगा। क्या होगा कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर वाई प्लस, अब इधर हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया,
x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3y माइनस 1। ये किस लिए, जब ये वाला x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब वो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक है हमारे पास, अ क्वाड्रेटिक इन x दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इन x है। तो हम लोगों ने फंक्शंस में एक चीज़ पढ़ी कि जो भी हम लोग बात करेंगे फंक्शंस में वो रियल फंक्शंस की ही करेंगे, रियल फंक्शंस की करेंगे। तो ये x की क्वाड्रेटिक है, x जो है कुछ रियल ही आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इन x है और x जो है रियल होगा, x रियल होगा, यानी इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स हैं वो रियल होंगी। रूट्स अगर रियल होंगी तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा b क्या है यहाँ पे 3y माइनस 1, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो गया, a की वैल्यू y हो गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इंटू 6y माइनस 2। ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके ऐसा बन गया। इसको फर्दर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 माइनस 24y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाता है। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस 15y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव किया तो ये हो गया 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या बन जाता है, 5y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1। ये आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने पे हमें ये बनेगा। इसी को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो वो क्या फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर होगा -1/5 और दूसरा फैक्टर होगा 1/3। ठीक है, अगर नंबर साइन लगाया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -1/5 क्लोज टू 1/3 क्लोज। क्लोज क्यों आया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 था, इक्वल होने की वजह से क्लोज आ गया। तो ये हो गई इस फंक्शन की हमारे पास रेंज। तो क्या किया हमने, पहले किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इन x मिलेगी। अब x रियल होता है, इसलिए उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या करना होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया है तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, इनिशियल स्टेप, कि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, वो जो दूसरी साइड की इक्वेशन थी उसे पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू 3x, y प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास बन गई है। फिर से ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इन x है, एक क्वाड्रेटिक इन x है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होता है क्वाड्रेटिक का, लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस 1, तो y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करते में ध्यान रखनी होगी, y इज़ नॉट इक्वल टू 1।
अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करना है कि x जो है हमारा रियल होगा। x अगर हमारा रियल है तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 होगा। तो बी स्क्वायर देखो क्या बन जाएगा, यहाँ 3 लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 इंटू देखो y+1 का भी स्क्वायर होगा तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो गया y-1 एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट इंटू सी क्या होगा पूरा की पूरा लास्ट वाला टर्म इंटू 4 इंटू y-1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या बन जाता है ये 9 इंटू y+1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू y-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस तरीके से ये बन गया। और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इसको ओपन करना होंगे तो इसको ओपन करके हमारे पास बन जाता है -7y² प्लस 50y माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव किया तो ये बनता है 7y² माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने पे हमारे पास बन जाता है 7y-1 इंटू y-7 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना अब आप लोगों को आता ही होगा तो मैं यहाँ डायरेक्टली फैक्टराइज करके ही लिख रहा हूँ। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो देखो 1/7 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें जो है यहाँ पे नेगेटिव लेना है तो क्या बन जाएगा हमारे पास y बिलोंग्स फ्रॉम 1/7 क्लोज्ड टू 7 क्लोज्ड। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए हमारा। बट आप लोग एक चीज़ और देखो कि y इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इस इंटरवल में से मैंने 1 तो वैसे ही हटा देना है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होता है। तो मैं चेक करता हूँ, जो गिवन इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू 1 रख दी मैंने। गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखी तो क्या बन जाता है, x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। अब देखो ये जो x इज़ इक्वल टू 0 है वो एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखना अलाउड है। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ जाती है। x की वैल्यू 0 रखने पे 1 आ जाएगी। इसका मतलब रेंज में मुझे फाइनली 1 इंक्लूड करना होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बनाई थी उसके अकॉर्डिंग तो y इक्वल टू 1 एक्सक्लूड हो गया था। बट ये क्वाड्रेटिक जो है हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं था। ओरिजिनल फंक्शन जो है, ये जो ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है, उसमें y की वैल्यू 1 रखने पे मुझे x रियल मिल गया। x की वैल्यू 0 आप इसमें रखोगे तो देखो 4/4 बनेगा, उससे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, y इक्वल टू 1 आ सकता है। तो फाइनली मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 1/7 क्लोज टू 7। ध्यान रखना है हमें 1 एक्सक्लूड नहीं करना है। तो इसी तरीके से जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे फाइनली कोई भी वैल्यू अगर एक्सक्लूड होती है उसे लास्ट में हम लोग चेक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये थोड़ा सा इजी है पिछले वाले क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो हर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना लेंदी ना करें। मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो हमारे पास ऊपर क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, x-1 इंटू x-2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाता है x+3 इंटू x-2। ठीक
ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर बन गया है, तो कॉमन फैक्टर को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर को हमने कैंसिल आउट किया और हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 2, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाएगा और वो अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों ने कॉमन फैक्टर जो है कैंसिल आउट कर दिया है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 अलाउड नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, कुछ इस तरीके से बन गया है। अब ये हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में आ गई है वापस। लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म थोड़ा इजी होती है सॉल्व करना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x को y की टर्म्स में लिखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो y माइनस 1 इंटू माइनस 3y माइनस 1 हो जाएगा इस तरफ, तो x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 बन जाता है। तो इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो ओरिजिनल फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, रेंज। तो ये क्या बन जाता है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ठीक है, y इज इक्वल टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1। और एक चीज़ और देखें कि x की वैल्यू जो है 2 अलाउड नहीं है, x की वैल्यू 2 अलाउड नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन में जिससे हम लोगों ने हमारी रेंज निकाली है, इसमें अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या बनता है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो गया हमारे पास 1/5। x की वैल्यू 2 रखना अलाउड नहीं है तो y की वैल्यू कभी 1/5 भी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर बना था, इसमें से हमें क्या करना होगा, 1/5 भी एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये जो है फाइनल रेंज हो जाएगी, 1/5 हमें एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो हर बार डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने, हमें क्या करना है, चेक करना है कि कहीं कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है तो वो सिंपली लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म ही बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। तो दो फंक्शंस अगर हमें दिए हुए हैं, एक फंक्शन सपोज f ऑफ x है और एक फंक्शन g ऑफ x है, तो वो हमारे पास इक्वल कब होंगे। तो इक्वल होने की कंडीशन है, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट पॉइंट दिया है देयर डोमेन इज सेम। तो दो फंक्शन f और g इक्वल कब होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो सेम हो। सेकंड पॉइंट है देयर रेंज इज सेम, देयर रेंज इज सेम। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन g, इन दोनों की जो रेंज है वो भी सेम होनी चाहिए। थर्ड बोल रहे हैं देयर वैल्यू इज सेम एट ईच पॉइंट, यानी x की हर वैल्यू पे f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल होनी चाहिए। तो मैं उसे सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो फंक्शन की डोमेन रेंज दोनों सेम होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, तो ही दो फंक्शन जो हैं आइडेंटिकल होंगे। अच्छा देखो, डोमेन जो है x एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, रेंज जो है y एक्सिस पे। तो ये बोल रहे हैं डोमेन सेम है, रेंज सेम है, इवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम है एट एवरी x। इसका मतलब इक्वल फंक्शंस हैव सेम ग्राफ। दो इक्वल फंक्शंस का जो ग्राफ है वो सेम होगा, या फिर हम कह सकते हैं अगर किन्हीं दो फंक्शंस का ग्राफ एग्जैक्टली सेम है तो वो फंक्शंस जो हैं इक्वल होंगे या आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल, सपोज मैंने f ऑफ x चूज़ किया 1/x और g ऑफ x को चूज़ किया x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिखा। तो ये जो फंक्शन f ऑफ x है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, हमारे पास 1/x है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन जो है ऑल रियल होगी एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। ये जो g ऑफ x फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन भी देखो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम है। देखो ये जो सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करने पे वो भी 1/x ही बन जाता है। सिंप्लीफाई करने पे 1/x बनेगा, बट जो डोमेन होती है वो हमें ओरिजिनल फंक्शन की ही निकालनी होती है।
डोमेन कभी भी सिंप्लीफाई करके ना निकालें, जो भी ओरिजिनल फंक्शन हमें दिया हुआ है उसी की डोमेन निकालनी होती है। तो f और g, f है हमारा 1/x, g ऑफ x को सिंप्लीफाई किया तो वो भी 1/x हो गया, तो डेफिनेटली उनकी रेंज भी सेम होगी और वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि दोनों सेम ही बन गए हैं। तो ये जो है हमारे पास इक्वल फंक्शंस हैं या फिर आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है f फंक्शन है cosec x, g फंक्शन है sin ऑफ x। देखो दोनों इन फंक्शन को देख के, f को देख के आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मैं f को सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए f को, तो f ऑफ x सिंप्लीफाई करने पे तो 1/sin x बन जाएगा। तो देखो g भी हमें 1/sin x दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे इन फंक्शंस की रेंज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो थर्ड पॉइंट है कि हर x पे दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सिंप्लीफाई होने पे दोनों सेम बनते हैं, तो उन दोनों की रेंज जो है सेम होगी और वैल्यूज़ भी जो है सेम देंगे। बट डोमेन चेक कर लेते हैं। cos ऑफ x की डोमेन क्या होती है हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। ये जो है cosec x की डोमेन है। और यहाँ पे g ऑफ x में देखो sin x जो है डिनोमिनेटर में दिया है, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कहाँ होता है, sin x 0 होता है n पाई पे। sin ऑफ x 0 जो है n पाई पे होता है, तो यहाँ से हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ g ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। sin x 0 नहीं होना चाहिए तो sin x n पाई, x n पाई नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। तो दोनों फंक्शन की डोमेन सेम आ गई, और मैंने बताया सिंप्लीफाई करने पे दोनों फंक्शन सेम बन रहे हैं, तो रेंज सेम होगी, और दोनों के दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम ही है, तो हर x पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये जो गिवन फंक्शन है ये आइडेंटिकल हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू tan x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू cot ऑफ x। तो देखो किसी भी एक को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज मैंने g ऑफ x को सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि g ऑफ x जो है tan x के इक्वल आ जाएगा, tan x के इक्वल आ जाएगा। तो क्योंकि 1/cot x का रेसिप्रोकल क्या होता है tan x, तो f और g दोनों सेम बन गए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कह सकता हूँ रेंज, और जो थर्ड पॉइंट था कि दोनों फंक्शंस की वैल्यूज एट एवरी x शुड बी सेम, वो दोनों सेम होंगी क्योंकि दोनों की दोनों tan x हैं। डोमेन हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू tan x के डोमेन देखते हैं। तो tan x का जो ग्राफ है वो आप लोगों को याद होना चाहिए किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से π/2 पे इन्फिनिटी वैल्यू आती है, ऐसे ही -π/2 पे -इन्फिनिटी आती है, और यही ग्राफ ऐसे रिपीटिंग होता है, 3π/2 पे इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो जो tan x है ऑड π/2, 1π/2, 3π/2, फिर 5π/2, ऐसे ही पीछे -1π/2, -3π/2, उन पे tan x जो है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड π/2। तो किसी भी ऑड नंबर को 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डोमेन है tan x की होती है ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। होपफुली क्लियर होगी ये चीज़। अब ये देखो g ऑफ x जो है, g ऑफ x फंक्शन में पहले तो हमारे पास cot x इन्वॉल्व है। तो जो cot x की डोमेन है वो हमारे पास होती है ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। ये cot x की डोमेन होती है। क्यों, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। साइन ऑफ x डिनोमिनेटर में है तो वो चीज़ कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। साइन x ज़ीरो कहाँ होता है, n पाई पे। तो जो डोमेन है cot ऑफ x की होती है ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो कि इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो सिंप्लीफाई करके फाइनली ये फंक्शन ऐसा बनेगा कि जो साइन x है, जो ये tan x बन गया है हमारे पास, मतलब कुछ इस तरीके से बन गया है, ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू tan x आ गई है। तो tan x की खुद की डोमेन हमने यहाँ पे देखी क्या होती है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो डोमेन होगी 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स की, तो 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स कैसा बनेगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ही सिंप्लीफाई करके हमने tan x लिखा हुआ है। tan कैसे लिखा, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। तो ये जो कॉस ऑफ एक्स है फंक्शन के डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जो फाइनल डोमेन है वो क्या बन जाती है, डोमेन ऑफ g इज़ ऑल रियल माइनस एन पाई। ये तो हमारे पास यहाँ आ ही गया था, और क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2। ठीक है, ये चीज़ भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो जो डोमेन है वो ये बनेगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस तरीके से सोचो कि सपोज़ मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0, f ऑफ x में आपने x की वैल्यू 0 रखी तो f ऑफ 0 क्या बन जाएगा, tan ऑफ 0। tan ऑफ 0 क्या होता है, 0। यहाँ पे अलाउड है बिल्कुल। अगर मैंने g ऑफ x में x की वैल्यू 0 रखी तो क्या बनता है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ 0। और कॉट का फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है, कॉट का फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गई क्वांटिटी। पहले फंक्शन 0 पे डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए भी आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, डोमेन समझ में आ गई हो तो उससे कह सकते हैं, नहीं तो मैंने वैल्यू रख के बताया आपको, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ln e रेज टू द पावर x और g ऑफ x दिया हुआ है e रेज टू द पावर ln x। अगर सपोज मैंने इन दोनों फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके f ऑफ x क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास ln e। लॉग का जो बेस है अगर e है तो ही उसे ln बोलते हैं। तो अगर बेस और ये नंबर सेम है तो जो आंसर है वो क्या हो गया, डायरेक्टली x हो गया। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x लिखी हुई है। ऐसे ही g ऑफ x को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो g ऑफ x हमारे पास लिखा है e रेज टू द पावर, ln का बेस e होता है, तो ये बेस और ये दोनों बेस अगर सेम है तो इसको मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई होकर दोनों फंक्शन सेम बन जाते हैं, इसलिए दोनों फंक्शंस की जो रेंज है वो सेम होगी और दोनों फंक्शंस की वैल्यू एट एवरी x जो है सेम होगी। एक बार डोमेन देख लेते हैं कि कौन कौन सी x की वैल्यू अलाउड है हमारे पास यहाँ पे। तो इस पहले फंक्शन की जो डोमेन है, लॉग की डोमेन किस तरीके से निकाली जाती है कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, e रेज टू द पावर x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और e रेज टू द पावर x का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस पे ही आता है, तो वो ग्रेटर दैन 0 ही है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ जाएगी इसकी डोमेन। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ये लॉगरिदम डिफाइंड है, तो f ऑफ x की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ गई है। ठीक है, ये हो गया डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ g निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ln x इन्वॉल्व है इस फंक्शन में, तो मुझे ln x की डोमेन निकालनी होगी। तो ln x डिफाइंड कब होगा हमारे पास, ln x को हमें डिफाइन करना है तो लॉग का जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो ये हो गया हमारे पास डोमेन ऑफ g, x शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो पहले फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल, दूसरे फंक्शन की डोमेन है रियल पॉजिटिव, दोनों फंक्शन की डोमेन सेम नहीं है, तो दोनों फंक्शन जो हैं आइडेंटिकल नहीं है। तो वो सिंप्लीफाई करने पर दोनों सेम बन गए थे, लेकिन दोनों फंक्शन आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में दोनों की डोमेन सेम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। f of x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद हों तो ये जो फंक्शन हमारे पास रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए हमें, ये साइन एक्स ही लिखा हुआ है हमारे पास। सॉरी, साइन एक्स नहीं, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है।
साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और रूट लगा हुआ है, तो एक चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, एक्स के इक्वल नहीं होता, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये जो स्क्वायर का जो 2 है और जो रूट का 1/2 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ गया मॉड ऑफ साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स तो हमारे पास दिया ही है साइन एक्स। पहला फंक्शन है मॉड ऑफ साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। तो जो डोमेन है एफ की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल होती है, मॉड साइन एक्स की भी ऑल रियल, डोमेन ऑफ जी जो है वो भी ऑल रियल है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स दिया है, साइन एक्स की जो रेंज है हमारे पास, साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 में होती है, बट मॉड लगाते ही पॉजिटिव होनी चाहिए, तो रेंज जो है इस फंक्शन की 0 to 1 क्लोज्ड होगी। बट इस तरफ हमें रेंज ऑफ जी निकालना है, तो साइन एक्स की रेंज आएगी वो होगी -1 to 1। यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की रेंज सेम नहीं आई, इसलिए ये दोनों की दोनों फंक्शन जो हैं आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ln x। तो हमने इस फर्स्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो पावर जो है आगे आ जाती है, लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 ln x। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद सेम हो गए, तो इनकी रेंज जो है सेम होगी। ठीक है, डोमेन देख लेते हैं, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर जो है लॉग का आर्ग्यूमेंट है, तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है 0 को छोड़ के, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। यहाँ पे देखें ज़रा, जी ऑफ एक्स की अगर मुझे डोमेन निकालनी है तो लॉग को डिफाइन करना होगा, तो x शुड बी ग्रेटर दैन 0, इसकी डोमेन आ गई रियल पॉजिटिव। ठीक है, पहले फंक्शन की डोमेन है रियल -0, दूसरे की रियल पॉजिटिव, दोनों की डोमेन जो है सेम नहीं है, तो दोनों की दोनों फंक्शन जो है आइडेंटिकल नहीं है। तो ध्यान रखना है, हमें आइडेंटिकल चेक करने के लिए हमें फंक्शंस की ओरिजिनल फॉर्म में डोमेन निकालनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस दी हुई हैं। ये फंक्शनल इक्वेशन हमें कभी भी काम आ जाती हैं, इन्हें हमें डायरेक्टली याद रखना होता है कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन दिखे कि ये फंक्शनल इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, उस केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म का आता है। हमेशा जो आंसर होगा वो या तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन होगा या 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक करना होगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। आपको डायरेक्टली ये आंसर याद रखना है कि 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन में से आएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे चेक किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if f of x is be a function satisfying the functional relation and f of 4 is equal to 65। तो मुझे पता है कि हमारा आंसर जो है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म का आएगा। तो ये जो f of 4 इज इक्वल टू 65 लिखा है, इसे मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ये मेरा x क्या है यहाँ पे 4 64 जो है 4 का क्यूब होता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 क्यूब। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ऐसे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। मैंने एन भी ढूंढ लिया और ये भी ढूंढ लिया कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। इसी लॉजिक से अगर एक्स की वैल्यू 3 रखी तो एफ ऑफ 3 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 1 प्लस 3 क्यूब, तो 1 प्लस 27, ये वैल्यू हो जाएगी 28।
तो देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर हमें डायरेक्टली याद है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इस फंक्शनल रिलेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर n। और क्वेश्चन में कोई ना कोई गिवन इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जिससे हम n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएंगे और प्लस या माइनस में से क्या आएगा वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है, इफ g of x is a polynomial satisfying g of x into g of y equal to g of x plus g of y plus g of x y minus 2। तो ये जो फंक्शनल रिलेशन है हमारी फंक्शन रिलेशन जैसी तो बिल्कुल नहीं है। बट आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में y की वैल्यू रख दूँ 1/x, y की वैल्यू रख दूँ 1/x, तो ये क्या बनता है, g of x इंटू जी ऑफ y की जगह रखना है 1/x इज इक्वल टू जी ऑफ x प्लस जी ऑफ 1/x प्लस जी ऑफ, यहाँ क्या बनेगा x इंटू 1/x, x इंटू 1/x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखो ये फंक्शनल रिलेशन अगर हमें केवल इतना दिया होता तो इसका आंसर हमें आता था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी दिए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा टर्म्स अगर यहाँ नहीं होते तो मैं इसे सॉल्व कर पाता। तो इन एक्स्ट्रा टर्म्स को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे कुछ वैल्यूज जो हैं खुद से चूज़ करनी होंगी। देखो इनने क्वेश्चन में क्या किया, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे भी हम g ऑफ 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, देखो x की वैल्यू रख दी 2। x की वैल्यू 2 क्यों रखी, क्योंकि मुझे g ऑफ 2 जो है नोन है। और मैंने y की वैल्यू रख दी 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने खुद से सोची है, किस लॉजिक से सोची कि मुझे g ऑफ 2 दिया हुआ था तो मैंने x रख दिया 2, g ऑफ 1 निकालना था तो मैंने y रख दिया 1। तो देखो क्या बन जाता है हमारे पास, g ऑफ, तो ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में रखने वाला हूँ, x की वैल्यू रखी 2 इंटू y की वैल्यू रखी 1, g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ x, x की वैल्यू 2 प्लस g ऑफ 1 प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा 2, तो वो बन जाएगा g ऑफ 2 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब g ऑफ 2 की वैल्यू जो है 5 दी हुई है, तो ये बनता है 5g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 प्लस g ऑफ 1 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या बन जाता है हमारे पास, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास। इसको उठा के बस हमें इस रिलेशन में रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, g ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 2 0 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फंक्शनल रिलेशन है वो सिर्फ क्या रह गई है, g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x इज इक्वल टू जी ऑफ x प्लस जी ऑफ 1/x। इस फंक्शनल का रिलेशन का आंसर क्या होगा, या तो 1 प्लस एक्स की पावर n या 1 माइनस एक्स की पावर n। अब वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, मुझे दिया हुआ है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, तो मैं इसको 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n या 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में लिखना चाहूँगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी लॉजिक से g ऑफ x क्या होगा, 2 और x को रिप्लेस किया तो ये बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। n की वैल्यू 2 आ गई है और बीच में जो है पॉजिटिव आ गया है, तो g ऑफ x हमारे पास बन जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है g ऑफ 3, तो g ऑफ 3 क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शनल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करने काफ़ी मुश्किल था, तो हमने डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट है वो मेमोराइज करना है। नेक्स्ट फंक्शनल रिलेशन दिया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो है 1 के इक्वल आएगा। अगर ये इस फंक्शन हमें कुछ इस तरीके का दिया है तो ये ऑपरेशंस करने पे वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आएगी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास
ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या मतलब है, x की जगह आपको 1 माइनस एक्स लिखना है, x की जगह 1 माइनस एक्स। तो ये देखो a रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी a रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट a। सेकेंड टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, a अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स, ये तो हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी a अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट a। देखो क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने फिर से एलसीएम लिया तो ये बन गया a प्लस ए रेज टू द पावर एक्स रूट a अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ए रेज टू द पावर एक्स है तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाता है a अपॉन ए प्लस ए रेज टू द पावर एक्स इंटू रूट a। देखो क्या किया, डिनोमिनेटर में रूट a मैंने कॉमन लिया, तो a में से रूट a कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, रूट a प्लस यहाँ से रूट a कॉमन लिया सेकेंड टर्म में से तो वो बन गया a रेज टू द पावर x। ऊपर a है नीचे रूट a है, कैंसिल आउट होकर ऊपर क्या बन जाएगा, रूट a, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में रह जाएगा a रेज टू द पावर x प्लस रूट a। तो फर्स्ट टर्म था a रेज टू द पावर x अपॉन ए रेज टू द पावर x प्लस रूट a, सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई होके बन गया रूट a अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डायरेक्टली ऐड होके बन गए ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी हमें कुछ इस तरीके का फंक्शन दिखेगा ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे और उसकी वैल्यू किस चीज़ की इक्वल आती है, उन दोनों का सम जो है 1 के इक्वल आता है। एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट ए के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो 9 रेज टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू अगर a की वैल्यू अगर 9 ली गई, सॉरी a की वैल्यू हाँ 9 ली गई, तो 9 की पावर x अपॉन 9 रेज टू द पावर x प्लस रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो है 1 के इक्वल आएगा। तो इस पूरी सीरीज़ का सम अगर मैं s बोलूँ तो ये हमारे पास लिखा है 1 अपॉन 1996 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 1996। इस तरीके से फाइनली आंसर लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1995 अपॉन 1996। तो क्या किया, इस सीरीज़ को मैंने रिवर्स करके लिखा, रिवर्स करके लिखने पे देखो क्या बनेगा, 1995 वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, 2 के नीचे टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 1994 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, 1 अपॉन 1996। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, देखो फर्स्ट टर्म को आप देखो, फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1996 और ये है 1995 अपॉन 1996। तो अगर सपोज हमने x की वैल्यू ली 1 अपॉन 1996, तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1996, तो ये बन जाता है 1995 अपॉन 1996। और हमें पता है कि अगर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो जो दोनों फर्स्ट टर्म है, इन दोनों फर्स्ट टर्म का अगर मैं सम करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो सम जो है हमारे पास डायरेक्टली क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों सीरीज़ को ऐड किया तो 2s इज इक्वल टू, तो पहले दो टर्म्स का सम क्या आ गया, 1, दूसरे दो टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स का सम आ जाएगा 1, ऐसे ही फाइनली 1। तो कितने टर्म्स दिए हैं सीरीज़ में, वो कैसे निकालें, देखो क्वेश्चन में 1 से लेके 1995 तक पूछा हुआ है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 1995। तो 2s इज इक्वल टू 1995 हो गया।
तो s की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है 1997.5 आ जाएगी। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। दोनों फंक्शनल रिलेशन हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये फंक्शनल रिलेशन अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you.